नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि दोस्तों आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपकी न्यूज होती है वो आपके सारे लीडिंग सोर्सेज से कलेक्ट की जाती है, उसके बाद यहां पर आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जो आप लोगों के लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप इस सीरीज को कंटिन्यूअस रिवीजन करते हुए रेपिटेटिव मोड में सतत रूप से देखें, जिसका लाभ आप स्वयं अनुभव करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये डेली आपको यहां पर आश्वस्त करता हूं, एश्योर करता हूं। और आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप इन नंबर्स पे कॉल करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ भी अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, जो कि फ्री टेलीग्राम जो चैनल है, अगर उसे अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, नोटिफिकेशंस होती है, वो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और उस चैनल का नाम क्या है? चैनल के नाम से ही @ऑनली करंट अफेयर्स के नाम से है टेलीग्राम में। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और आज के फर्स्ट आर्टिकल को देखेंगे हम लोग। आज का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑन सेकंड चाइल्ड बर्थ ऑन बिहाफ ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये नया इनिशिएटिव लिया है ना, और ये पुरानी ही योजना है जिसको आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है ना। और ये जो है आपकी इंदिरा गांधी जो मातृत्व सहयोग योजना थी, उसके रूप में इसको स्टार्ट किया गया था 2010 में। तो काफी पुरानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों जगह आप इसको रख सकते हैं। और वुमेन्स के इश्यूज के लिए क्या जो है गवर्नमेंट जो है उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, उसके अंतर्गत भी इन योजनाओं को रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका रेफरेंस दिया गया है कि ऑन द ओकेजन ऑफ 103rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंदिरा गांधी, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये सब पता होगा आप लोगों को। तो जो चीफ मिनिस्टर है गहलोत जी, उन्होंने एक तरीके से गिफ्ट दिया है मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम टू द वुमेन ऑफ द स्टेट। तो राज्य के लिए उन्होंने स्पेशली ये जो है योजना लॉन्च की है। और वहां के जो मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत जी, उन्होंने लॉन्च किया है ये जो स्कीम है इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम के नाम से। तो राजस्थान के लिए तो स्पेसिफिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, हम भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड चाइल्ड के लिए भी अब ये अवेल किया जा सकेगा, जो भी इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब इसकी जो है आपके की पॉइंट्स जानने की जरूरत है हमको, ठीक है ना, योजना के बारे में। तो ये जो स्कीम है आपकी, वो सब्सिडायरी स्कीम है, किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो प्रधानमंत्री आपकी मातृ वंदना योजना है, ठीक है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत 6000 रुपए जो है डायरेक्टली डिपॉजिट किए जाते हैं, जो आप डीबीटी देखते हैं उसके माध्यम से महिलाओं को इनटू जननीज अकाउंट टू प्रोवाइड सेफ मदरहुड, ठीक है ना, सेफ मदरहुड एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द मदर चाइल्ड। कुल मिला के जच्चे बच्चे दोनों की जो है आपकी वहां पर पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए इस तरीके के 6000 रुपए जो है सीधे उनके खाते में जमा कराए जाएंगे, किसके? माता के। ऑन PPP मोड, मतलब ये है प्राइवेट और जो आपके पब्लिक है, जैसे आपके मतलब गवर्नमेंट हो गई आपकी प्लस आपकी पब्लिक जो हो गई, मतलब इसके अंतर्गत आप पब्लिक रख लीजिए, ठीक है ना, और प्राइवेट जो एंटिटी है, दोनों के सहयोग से यहां पर इस योजना को जो है क्रियान्वित किया जाएगा, ठीक है ना। तो PPP मोड में है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। द स्कीम हैज बीन स्टार्टेड इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स। यहां पायलट प्रोजेक्ट की तरह जैसा स्टार्ट करते हैं किसी भी स्टार्टिंग फेज में किसी भी योजना को, उसी तरीके से इसको जो है उदयपुर, डूंगरपुर और जो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, यहां पर जो है शुरुआती दौर में इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर यह बताया जा रहा है कि बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किया जाएगा कैश, जो सब्सिडी दी जा रही है वो आपकी 5 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना, सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। हमेशा जो है कुछ कंडीशंस होती है, उसके आधार पर जो है विभिन्न जो आपकी किस्तें हैं उनको वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। राजस्थान आपका ऐसा फर्स्ट स्टेट होगा जो आपका सपोर्ट कर रहा है सेकंड चाइल्ड को, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक बच्चे के लिए था ये बेनिफिट, अब ये सेकंड चाइल्ड के लिए भी दे रहे हैं वो वहां पर। द स्टेट गवर्नमेंट विल बियर 100% मनी ऑफ द स्कीम। इसके बाद अनलाइक द सेंट्रल स्कीम दे विल नॉट हैव टू डिपॉजिट ऑन आधार कार्ड टू गेट बेनिफिट्स। इसके लिए आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत अगर लाभ प्राप्त करना है तो आधार जो कार्ड है आपका वो
कंपलसरी नहीं है, पैसा सीधे भी यहां पर डीबीटी के माध्यम से जो भी लाभार्थी होंगे, बेनिफिशियरीज होंगे, उनको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है, इसके बारे में जानने की जरूरत है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, ठीक है ना, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मैटरनिटी बेनिफिट एक तरीके की स्कीम है, मातृत्व लाभ योजना है ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है आपका, इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 2010 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका नाम था आपका इंदिरा गांधी जो आपकी मातृत्व सहयोग योजना के रूप में स्टार्ट किया गया। इसके बाद इसका जो नेम जो है मॉडिफाई करके जो नाम रखा गया, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कर दिया गया, जिसको आप PMMVY बोलते हैं। 1 जनवरी 2017 से इसको इस नाम के रूप में पूरे देश में जाना जाने लगा और लागू किया गया। ये चीज याद रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फैक्चुअल भी चीज है। इसके अलावा यहां पर लिखा गया है कि ये जो योजना, अब किसको, कौन इसके बेनिफिशियरीज होंगे, तो सीधी बात है, जो भी आपकी प्रेग्नेंट, जो भी आपकी वुमेन्स हैं और जो आपके लैक्टेटिंग, जो भी आपकी मदर हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनको यहां पर कुछ कंडीशंस के साथ जो है कैश ट्रांसफर करने के लिए नकदी जो है आपकी हस्तांतरण करने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है। और इसके अंतर्गत जो भी आपकी वर्किंग वुमेन्स हैं, उनको प्रेगनेंसी के दौरान और मतलब डिलीवरी के बाद जो है, अगर किसी भी तरीके का उनका मान लीजिए काम बाधित होता है, वो काम में नहीं जा पाती हैं, है ना, तो उनकी भी आर्थिक भरपाई जो है इसके अंतर्गत जो है आर्थिक भरपाई करने के लिए उनको यहां पर लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा जो उनकी डिलीवरी होती है वो सेफ्टी वहां पर हो जाए, उस तरीके से सुरक्षित जो है वहां पर आयाम अपनाए जा सके, सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जाए और अच्छा भोजन और पोषण के लिए यहां पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दैट्स इट, यही 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये देख जाइएगा। इसके अलावा यहां पर जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको चाहें तो एक बार देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट हमारी न्यूज है, आज की जो न्यूज आर्टिकल है, इंडिया और लग्जमबर्ग की वर्चुअल समिट के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। अब ये तो आपका कोर टॉपिक है, आईआर का जीएस पेपर 2 में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। और लग्जमबर्ग की बात हो रही है और पर कैपिटा इनकम वगैरह जो है वहां की बहुत अच्छी है, आप लोगों को पता है, डेवलप्ड स्टेट है, तो काफी सारे डायमेंशंस में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, बहुत सारी जगह जो है वहां पर काफी सारा जो है क्या है, उन्नयन की स्थिति में हम उसको देख सकते हैं ना, मतलब जो है वो आपका सक्षम डेवलप कंट्री है। तो अब इस हिसाब से हम इसको देखें तो जो आपका इंडिया लग्जमबर्ग की जो आपकी वर्चुअल समिट कोविड के कारण ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर क्या किया, वहां पर हिस्सा लिया, नॉर्मल सी चीज है, रेफरेंस है हमारा ये। अब यहां पर की पॉइंट्स बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज, लग्जमबर्ग इज इंडियाज 3rd लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर। देखिए वहां पर इन्वेस्टमेंट है भैया, तो हमारा जो है तीसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इसको नोट डाउन करके, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जो है नोट डाउन करके किनारे रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर टोटल जो है 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो आप MOUs के नाम से जानते हैं, साइन किए गए और उसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या है। तो पहला है आपका इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया INX जिसको बोलते हैं, और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, इनके बीच में एक समझौता जो है, ज्ञापन जो है वहां पर रखा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा इंडिया का और लग्जमबर्ग का जो स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका, उसके बीच में भी यहां पर क्या किया गया है, वहां पर एक समझौता जो है वो यहां पर किया गया है, क्या साइन किया गया है ना, रखा गया है। उसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया और जो लैक्सिनोवेशन है, क्या है, लैक्सिनोवेशन है, उसके बीच एक जो है समझौता ज्ञापन यहां पर रखा गया है। तो ये 3 चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख जाइएगा किस किस क्षेत्र में जो है हम लग्जमबर्ग के साथ जुड़े हुए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि 3rd नंबर का हमारे यहाँ वो फॉरेन इन्वेस्टर है, सबसे ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। क्यों है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आ जाएगा, ठीक है ना, सोशल भी आ जाएगा, है ना। उसके अलावा जो आपके इकोनॉमिक जैसे पुल वुल वगैरह आ गए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना आप बांट सकते हो उसको, सारी चीजों को, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसको मैक्रो लेवल पे मत लीजिएगा। सारी इनिशिएटिव्स है हमारे यहाँ, आत्मनिर्भर भारत है, किसानों की आय को जो है आपको दुगना करना है, एजुकेशनल जो आपका बेसिस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एनहांस करना है, सब तो आप देख रहे हैं ना। तो उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी, इन्हीं सब से आएगी, ठीक है ना। तो जो पहले आपके 2 यहां पर MOUs बताए गए, उनका एम क्या है, प्रमोट करना कॉपरेशन इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, मेंटेन सिक्योरिटी मार्केट इन कंट्रीज एंड
प्रमोट कॉपरेशन इन एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस एंड ग्रीन फाइनेंस इन द लोकल मार्केट। बिल्कुल एज इट इज इसको देख जाइएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस पर्पस क्या है, थर्ड वन जो आपका और फाइनल एग्रीमेंट है, उससे आपका सपोर्ट करना है म्यूचुअल बिजनेस कॉपरेशन बिटवीन कंपनीज इन इंडिया एंड लग्जमबर्ग। तो सब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वैसे भी इतना बड़ा इन्वेस्टर है वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा ऐसा एनवायरमेंट बनाए ताकि कॉपरेशन बढ़े और हमारे यहाँ वो और ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करे, इन्वेस्ट करे और हमारे व्यापारिक संबंध सुदृढ़ हो सके। दैट्स इट। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीलैटरल जो सपोर्ट है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो लग्जमबर्ग हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया के जो आपके मतलब जो कैंडिडेचर जिसको बोला जाता है, आपकी जो स्थायी सदस्यता की बात होती है ना यूएनएससी में, उसके लिए जो है ये हमको सपोर्ट करता है। एक पॉइंट ये हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा इंडिया भी सपोर्ट करता है लग्जमबर्ग की जो आपकी क्या है उम्मीदवारी, किस पर, यूएनएससी में फॉर द ईयर 2022 से लेकर 2024 के लिए, है ना। यूनाइटेड नेशंस का जो आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, उसकी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, मानवाधिकार जो है आपका जो परिषद है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा दोनों चीजें। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो आपकी जो भी यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके लिए हमेशा जो है मेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया गया, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे जीएस पेपर 2 हो, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक हमारे लिए, है ना। उसके लिए बहुत सारे तर्क हैं कि हमारे यहाँ जो मतलब वर्ल्ड में जो पीस फोर्सेज होते हैं उसमें भी इंडिया सपोर्ट करता है, फाउंडिंग मेंबर भी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है ना। सारे तरीके से जो है भारत वहां पर अपना पक्ष रखता है। और हमको ये याद रखना चाहिए कि किस पूरे अगर वर्ल्ड मैप में देखें हम तो किस क्षेत्र से कौन कौन सी कंट्रीज हमको यहाँ पर सपोर्ट करती है और कौन कौन सी अपोज करती है ना। हमेशा चाइना वीटो कर देता है वहां पर, आप लोगों को पता होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लग्जमबर्ग ने जो आप सुनते हैं एमटीसीआर आप लोगों को पता होगा, है ना, जहां पर डेटरेंस वगैरह हम लोग देखते हैं, तो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था बोला जाता है, मिसाइल जो आपकी टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है। और जो आपका एक क्या है एनएसजी है ना, जो आपका क्या है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। तो इसमें भी जो है भारत की जो आपकी भागीदारी का भी समर्थन लग्जमबर्ग करता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो आपकी गैर स्थायी सीट है उसके लिए भी भारत के चयन का उसने जो है स्वागत किया था, भारत को जब वहां पर सदस्यता मिली यूएनएससी में, है ना, तो सम्मेलन के दौरान, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि यूएनएससी में अब रिफॉर्म करे भैया, यूएनएससी में आप वही जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आप जो P5 थे वो वहां पर क्या हो गए, वहां पर इंडल्ज हो गए और आप ही लोग बस वहां पर बने हुए। ये कैसी डेमोक्रेसी है कि वीटो कर देते हो। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो भैया जो ग्लोबल साउथ है, जो आपके जिसको वैश्विक दक्षिण बोलते हैं आप, डेवलपिंग और जो आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको भी तो सम्मिलित करिए, वो भी तो विश्व के एक बड़े भाग को प्रतिनिधित्व करते हैं, का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, का जो है बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, वही चीजें यहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा लग्जमबर्ग हैज ऑल्सो been invited to India to join Alliance for Disaster Infrastructure। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये डिजास्टर ही है जो हमारे यहाँ अभी आपदा के रूप में ही तो है, जो आपकी कोरोना है पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो CDRI will develop a system to assist countries to upgrade their capabilities and their methods in relation to the development of infrastructure according to their risk related and economic needs। आपको समझ में आ गया ये आपका कैसे मेजर है, प्रिवेंटिव है। अगर हम पहले से ही उस दौर में अगर बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की 3 तरीके से तैयारी होती है। एक तो पहली चीज प्रिपेयर्डनेस कैसी है आपकी, आने के पहले आपकी जो है वो तैयारी कैसे, फिर जब आती है वो आपदा कोई आ गई तो उसके दौरान हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया क्या देते हैं। उसके बाद जब आपदा खत्म हो जाती है तो उसके बाद हम वहां पर किस तरीके से लोगों को जो है रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। मानसिक रूप से बेचारे वो जो है अलग थलग हो जाते हैं तो किस तरीके से उनको काउंसलिंग करेंगे, वहां पर किस तरीके से जो है रिहैबिलिटेशन करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे वहां पर जो भी आपका नुकसान हुआ होगा। 3 फेज, तो ये आपका प्रिवेंटिव मेजर में हो गया, है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है ये आपका, ठीक है। इसके बाद जो है कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज के बीच में बताया जा रहा है। तो देखिए देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट कॉपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज इन एरिया सच एज सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, यही पॉइंट नोट डाउन करिएगा, एंड कम्युनिकेशन। ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा इंडियन नेशनल जो आपका ब्रेन रिसर्च सेंटर है एंड लग्जमबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड लग्जमबर्ग सेंटर फॉर सिस्टम बायोमेडिसिन आर वर्किंग टुगेदर इन द फील्ड ऑफ जो आपका न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस हैं, इसमें आप एक हॉस्पिटल का नाम हमेशा सुनते होंगे, इंडिया का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है वो आपका, वहीं से सबकी हेल्थ और मेंटल डिसीज वगैरह की जो है रिपोर्ट्स आती हैं, निमहांस,
है ना, नेशनल जो हमारा इंस्टीट्यूट है ना, मेंटल जो हेल्थ को लेके है ना, और न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, ठीक है ना, बेंगलुरु में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, और बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाइएगा। इतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट भी हैं, पूछने की गुंजाइश कम है, लेकिन अगर पूछा जाए कहीं या कहीं हम यूज कर पाए इस इंफॉर्मेशन को कि किस तरीके से इंडिया जो है अब ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, उसके बाद फिर वहां तक अप्रोच कर रहा है, किस तरीके से हम जो है फंडिंग जो है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइलैटरल और मल्टीलैटरल जो भी आपके समझौते हैं उसमें किस तरीके से भारत प्रयास कर रहा है, उस संदर्भ में हम इस एक पॉइंट को ऐड करके अपने आंसर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो लिखा गया है कि दोनों जगह इंडिया और लग्जमबर्ग में जो आपका डिजिटल इंडिया और डिजिटल जो लग्जमबर्ग है इनिशिएटिव के माध्यम से दोनों जगह जो है डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर जो भारत और लग्जमबर्ग जो दोनों हैं वो सपोर्ट करते हैं गांधी जी के नॉन वायलेंस को, एंड कीपिंग दिस इन माइंड इन 2019 लग्जमबर्ग इशूड अ क्या उन्होंने जो है वहां पर इशू किया, महात्मा गांधी जी की 150वीं जो जयंती थी उसके अवसर पर उन्होंने स्मारक डाक टिकट जारी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रख जाइएगा आप अपने पास, है ना, रख लीजिएगा, मतलब नोट डाउन करके प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जुलाई 2020 की बात करें तो यहां पर वर्चुअल समिट जो है वो हेल्ड की गई, आयोजित की गई इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इन विच इंडिया इनहांस्ड इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन थ्रू वाइडर कनेक्टिविटी, है ना, और विस्तृत रूप से जो है वहां कनेक्टिविटी बाय प्रमोटिंग कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड इट वाज सेड टू बी स्ट्रांग। नॉर्मल सी चीज है, इसको देख जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आपका सीबीआई से रिलेटेड है। सीबीआई और सीबीआई की ऑटोनॉमी, है ना, पिंजड़े में बंद तोता, ये सब लेके हमेशा सीबीआई में न्यूज रहती है, तो हमारे लिए वही देखने की जरूरत है कि भैया इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको क्या जो अथॉरिटी दी गई है, और आखिर क्या जो है यहां पर इश्यूज बने रहते हैं कि भैया वेस्ट बंगाल पहुंची तो दीदी ने उनको घुसने नहीं दिया, बोले नहीं आपको लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, तो बेचारे वापस लौट आए। तो यहां पर सेंट्रल और स्टेट के बीच जो है टेंशन क्रिएट होता है। आपको समझ में आया? तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन के संदर्भ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में डायरेक्टली लिंक करेंगे, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार एक पन्ने में लिख लीजिए, नहीं बदलता कुछ भी, 10 साल उठा के देख लीजिए, 20 साल सीबीआई में से क्वेश्चन बनाएंगे क्या? वही बनाएंगे, कोई घटना नहीं आ गई फिर वहां पर रख देंगे, है ना, प्रीलिम्स से पूछेंगे, बताएंगे किसके थ्रू, कौन सी कमेटी, संथानम कमेटी है क्या, कोई दिल्ली स्पेशल जो आपका एस्टैब्लिशमेंट पुलिस एक्ट है वो है क्या आपका 46 वाला, बस इतना ही जानना रहता है इसमें ना, बार बार वही लक्ष्मीकांत सुभाष कश्यप में हम परेशान रहते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है उन सब चीजों को, इसको नोट डाउन करके किनारे करिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है ना। तो यहां पर जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने अब फिर से वापस से आपका क्या आ गया, यहां पर एक रेफरेंस आ गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड इन अ पिटीशन इन अ करप्शन केस इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड केस रहा होगा, आप लोगों को पता है 1988 का जो आपका क्या है भ्रष्टाचार वाला जो अधिनियम है, जिसको संशोधित वगैरह करके फिर उसके अंतर्गत जो है यहां पर अथॉरिटी दी गई है कि भैया सीबीआई उसके अंतर्गत जांच वगैरह करती है। तो यहां पर बोला गया है कि सेइंग दैट द सीबीआई कैन नॉट टेक द स्टेप ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आ गई बात, इन देयर ज्यूरिस्डिक्शन, बोल दिए ना कि भैया उसके प्राधिकार क्षेत्र के बाहर है, जब तक आप लोकल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लोगे परमिशन तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो अपनी क्षेत्राधिकार है उससे हटके है। तो क्या बदल गया, वेस्ट बंगाल को लेके भी यही मुद्दा था और यूपी में भी यही है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स अथॉरिटीज इन एनी स्टेट इन इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट। समझे? अब बोल रहे कि भैया राज्य सरकार बोलती केंद्र हमारे ऊपर जो है वो क्या करता है, थोपता है चीजों को, तो कहां है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? हाँ कहां है? तो भैया आप भी तो थोड़ा सुधरो, आपके यहां कोई करप्ट केस है तो उसको जांच करने दो, आपको क्या टेंशन है? आपको अपनी राज्य पुलिस से क्यों करवाना भैया जांच? न्यूट्रल तरीके से तभी जांच होती है जब थर्ड पार्टी करती है। करने दीजिए आप सेंट्रल को, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपकी नहीं है, देश की है। यहां बटे हुए ना देश, राज्य, गांव, जिला, हम हरियाणा से, हम एमपी से, हम यूपी से, हम बिहार से, हम तो इसी में परेशान है। और हमेशा मैं जब भी बोलता हूं, जब भी मेरी किसी से बातचीत होती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं इंडियन हूं। कोई मुझसे पूछेगा ना, जैसे कि कई बार ऐसा कुछ हो जाता है तो पूछे कहां का है तू, भाई हरियाणा वाली टोन में किसी ने मुझसे एक बार पूछा दिल्ली में कि कहां का है तू, तो मैंने बोला भाई साहब मैं इंडियन हूं, भारतीय हूं। हाँ कि भाई हमको क्या मतलब, हम अपने देश में ही राज्यों को लेकर डरे, हाँ कि आदमी पुणे नहीं रह सकता, आदमी मुंबई नहीं रह सकता, आदमी दिल्ली नहीं रह सकता, हाँ, और डरते हम चाइना से। यार अंदर ही बटे हुए हैं हम लोग को, पहले ये फीलिंग बनाना है। जो आपका जब देश आजाद होता है तो आप देखते हैं ना नेशनलिज्म, वो फीलिंग हमारे यहां से खत्म हो रही है। दैट वाज द मेन इश्यूज, मतलब मेन इश्यूज के अंतर्गत एक ये है
चीज है ना। चलिए ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ है। नॉर्मल सा है ये चीज, बिल्कुल नॉर्मल है ना, रेफरेंस सेम है। अब यहाँ पर पृष्ठभूमि बताई जा रही, कहानी है हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दो ऑफिसर थे भैया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, हैड अर्लियर स्टेटेड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट द जनरल कंसेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट सफिशिएंट एंड अ सेपरेट कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड बिफोर दे कुड बी एग्जामिन्ड। ठीक है ना, तो उनकी जांच किए जाने से पहले जो है अलग सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। इस समय की इस तरह की जो है वहां पर जो है अभी घटना देखी गई, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो दी गई सामान्य सहमति थी वो बोल रहे थे कि उसके लिए जो है पर्याप्त नहीं थी। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यूपी पीसीएस में भी नहीं पूछेगा किस अधिकारी के लिए कैसी कहानी चली, बिल्कुल नहीं पूछेगा, है ना। और बिल्कुल नहीं पूछेगा मतलब बिल्कुल नहीं पूछेगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोट किया दैट उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है आपकी हैड एग्रीड टू इनिशिएट पोस्ट फैक्टो अगेंस्ट टू पब्लिक सर्वेंट सिग्निफिकेंटली दिस डिसीजन ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो भैया वो जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो सामान्य सहमति है वो है क्या आपकी। तो सीबीआई जो गवर्न होती किससे होती, दिल्ली पुलिस जो स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट जो आपका एक्ट है ये 1946 का है। ठीक है ना, इसके द्वारा जो है ये गवर्न होती है, उसके द्वारा उसको जो है प्राधिकार दिया गया है ना। कई बार मैंने आपको ये डिक्टेट भी किया। और कमेटी का भी नाम आता है, आप लोग को पता होगा, आगे चल के भ्रष्टाचार से रिलेटेड है आपकी एक कमेटी का नाम 1964 में आप सुनते हैं, संथानम कमेटी। ठीक है ना, तो दिस लॉ मेक्स द सीबीआई अ स्पेशल विंग ऑफ दिल्ली पुलिस एंड इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड टू अदर यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द एनसीआर ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, ये क्या बता रहे हैं, इसका क्षेत्राधिकार। अब ये हमको जो है समझ लेना चाहिए, उसको किनारे कर लेना चाहिए। अब अगर सीबीआई के बारे में बता रहे, यदि सीबीआई को किसी भी राज्य के किसी भी स्टेट में जाके कोई केस के रिगार्डिंग वहां पर जांच वगैरह करनी है, तो उससे उस जांच को करने से पहले उसको उस संदर्भित राज्य सरकार से क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। यहीं पे सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। ठीक है ना, जबकि जो और आपकी सेंट्रल की जो भी एजेंसीज हैं, आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जो भी एजेंसीज हैं, जैसे कि आपका एनआईए है, ठीक है ना, उनको कानून के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने का प्राधिकार प्राप्त है। आप समझ रहे हैं कि यहां पर जो है सीबीआई के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसीलिए बोलते हैं फिर वो कि भैया ये तो पिंजड़े में बंद तोते की तरह कुछ कर ही नहीं पाता है ना, जाके। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, संज्ञा क्यों दी जाती, इसलिए दी जाती। ये मेन इशू है, इसको आप नोट डाउन करके किनारे रख सकते हैं। मैं कई बार रेगुलर बोलता रहता हूं, याद भी हो जाना चाहिए अभी तक आप लोगों को। ठीक है ना, इश्यूज ऑफ विड्रॉवल ऑफ जनरल कंसेंट बाय स्टेट, ये मुद्दा क्या है। तो हाल ही में अभी देखा गया था आंध्र प्रदेश में और वेस्ट बंगाल, आ गई ना दो चीजें। अब ये दो घटनाएं हमारे लिए, ठीक है ना, तो हम दो राज्यों का नाम लिख देंगे एग्जाम्पल में, और वहां पर सिर्फ इतना लिख देंगे कि भैया वहां पर अगर सीबीआई को जांच करना रहता है किसी स्पेसिफिक स्टेट में, तो वहां राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती, पूर्वानुमति, है ना। तो वो डिपेंडेंट किस पे, राज्य सरकार। अगर वहां कॉपरेशन नहीं होता तो फिर ये पंगु हो जाती, दैट्स इट। ठीक है ना, तो यहां पर बताया जा रहा है इन दो स्टेट्स में विड्रॉन देयर जनरल कंसेंट एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। आगे मुद्दा मेन ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन का मुद्दा है, मैंने शुरू में ही बताया। और हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, मैं हमेशा बोलता हूं पॉलिटी में, जीएस पेपर 2 में, जिसने सेंटर स्टेट रिलेशन समझ लिया उसने सब समझ लिया। पॉलिटी में कुछ नहीं है उसके अलावा, है ना, बाकी सब जो है उसके पेरिफेरी में ही चीजें हैं। ठीक है ना भैया, स्टेट और सेंटर की हमने मशीनरी समझ ली कैसे काम करती है, कोर्ट को अलग से देख लिया, और उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, दैट्स इट। बाकी जो संस्थाएं हैं, जो आपके आयोग हैं, ये रटने वाली चीजें हैं, इसको लगातार जो है हम देखते रहते हैं। ठीक है ना, उसको देखा जा सकता है, नॉर्मल चीजें हैं वो। कंसेप्चुअल जो है, कॉन्सेप्ट वाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो यही है। तो यहां पर जो विड्रॉवल है आपका जनरल कंसेंट का बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट मींस दैट नो न्यू केस विल बी रजिस्टर्ड बाय द सीबीआई। समझ गया, है ना, कोई भी नया केस अब रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा अगेंस्ट एनी सेंट्रल एम्प्लॉय और अ प्राइवेट पर्सन अपॉइंटेड इन दैट स्टेट अनलेस द सेंट्रल एजेंसी डज नॉट गेट केस स्पेसिफिक कंसेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग दैट मैटर। आखिर जो ऊपर चीज लिखी थी और ये लिखी है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं। इतने बड़े पैराग्राफ में कुछ भी काम करेंगे, सिर्फ यही है कि जब जनरल कंसेंट वापस लेने का मतलब ये हो जाता है कि फिर उसको जो है वहां पर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जांच करने का जो है उसका प्राधिकार नहीं रह गया भैया, तो पंगु हो गई, कर ही नहीं पाएगी, नॉर्मल से चीजें पड़ जाएगा। इसके बाद यहां पर वही लिख दिया गया है कि ये अफेक्ट करेगा किसको, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सिर्फ सेंटर ही वहां पर कोऑर्डिनेशन करे, स्टेट ना करे। हाँ, अरे भैया वेस्ट बंगाल में पब्लिक खड़ी है, हमारा बांग्लादेश से अगर कोई मैटर चल रहा, साउथ में हमारी गवर्नमेंट है, हमारा श्रीलंका से, तो वो आप इंटरनेशनल रिलेशन में क्यों टांग अड़ाते हो?
सेंट्रल देखेगी ही देखेगी। क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहाना लेके आप लोग जो है वहां पर वोट पॉलिटिक्स खेलते हो, है ना। ये सब चीजें बड़ी निंदनीय हैं। अब काफी टाइम हो गया हम लोग को आजाद हुए, अब मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। बाकी सब में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। वेब सीरीज वगैरह में हम उतने ज्यादा वो हो गए हैं कि सारी न्यूडिटी वहां पर दिखाई दे रही है और हम एडेप्टिव हो गए। वाह वाह, हॉलीवुड की तरह मूवी आने लगे। बाकी जगह हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन यहां नहीं होंगे ना। यहां तो रूढ़िवादिता से हमारे यहाँ लेफ्टिस्ट हैं तो मतलब सीपीआई है। अरे लेफ्टिस्ट की पूरी डेफिनेशन चेंज कर रखी है आपने। आप किसको मार्क्स बताते हो यार? है कोई भगवान का नाम लेके, तो कोई मार्क्स बाबा का नाम लेके, तो कोई कुछ और नाम लेके, सब वोट पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और आप ही लोग हैं जो इन चीजों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। आप ही लोग हैं जो इन चीजों को बदल सकते हैं, क्योंकि आप ही भावी देश के क्या हैं, हाँ, युवा हैं जो आगे चल के ऑफिसर्स बनेंगे। इसलिए इस एटीट्यूड से जाइए यार कि कम से कम आप लोग इन चीजों को बदल पाए, है ना। सही मुद्दों के पीछे जो चर्चा होना चालू हो। हमारे यहाँ कोई हेल्दी जो है चर्चा ही नहीं होती चुनाव के दौरान। हाँ, आप लोग खुद ही नोटिस करिएगा। अब जहां जहां चुनाव हो रहे हैं ना, आप इनके जो है वो देखिए, जो ये वादे करते हैं चुनाव के लिए, जो ये मैनिफेस्टो में जो आप दर्शाते हैं ये लोग, क्या क्या वादे होते हैं। हाँ, पॉपुलिस्ट अप्रोच नहीं होती क्या वहां पर? लोगों को भुनाने के लिए पहले से टारगेट कर लेंगे, अच्छा ये वाला ग्रुप जो है ओबीसी है। अब ओबीसी है तो ओबीसी की पॉपुलेशन इन्होंने देख लिया कि 51% है, तो एमपी में भाई साहब वो आ गया, स्टेटमेंट आ गया, हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए। लीजिए, क्या है ये, क्या है ये कैसा स्टेटमेंट है आपका? आप जो है समाज में जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे लोगों को कास्टिज्म फैला के बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? हाँ, अब वहां पर रिजर्वेशन का केस चल रहा है तो वो 14 से 26% ओबीसी का। यार आप सोचिए ना कि आप रिजर्वेशन देके लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि उनको पंगु बना रहे हैं। मैंने देखा है कि जिसको कट ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई तैयारी कर रहे हैं, अब उनको पता है कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब मान लीजिए जनरल का 300 नंबर जा रहा है और आपको पता है कि एसटी का 220, वो तैयारी ही 220 के लिए करता है, तो 220 भी नहीं आते। ये समस्या है। 220 आप इकोनॉमिक रूप से उनको असिस्टेंस दीजिए ना भैया, फीस दीजिए, कहीं पढ़ाइए, कोई इंस्टीट्यूट चालू करिए, हाँ, जो आपको कम से कम पैसे में उनको जो है सहायता प्रदान, इस तरीके से सहायता दीजिए ना। जिंदगी भर के लिए पंगु क्यों बना रहे? हाँ, खत्म हो गया मंडल कमीशन को, 40 साल हो गए, 10 साल के लिए आया था, लगातार लगातार लगातार। बाकी सरकार का अपना डोमेन है, देखिए मेहनत करने वाले के लिए किसी तरीके की कहीं कमी नहीं है। इसलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, सबसे अच्छे जो ब्रेन है वो एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? यूएस में चले जाते हैं। भाई सीधी बात है यार कि अपनी स्किल को ही वो यूज करके यहाँ पर नहीं, हर जगह हाथ जोड़ना पड़ रहा है तो निकल जाते हैं बाहर, ठीक है ना। और चीज़ें बहुत अलग हैं। अभी हमको लगता है कि आईएएस बन के बहुत तोप बन जाएंगे हम, और एसडीएम बन के, डीएसपी बन के, अंदर जाता है ना आदमी, तब समझ में आता है कोई आपके मतलब रेगुलर मिलने वाले हो, आप उनसे पूछेगा। क्योंकि ये भी एक हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म वाली मेंटालिटी है ना, कि हम बन जाएंगे तो लोग हमको देखेंगे, किसी को कोई फुर्सत नहीं, कोई किसी को नहीं देखता यार। जब तक नौकरी रहती है तब तक ठीक है, नौकरी के बाद एक आपने सुनी होगी बीमारी का नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोमीनिया। तो बहुत ज़्यादा लोगों को आदत पड़ जाती, कोई सलाम मारे, 4 लोग रहें तो फिर बहुत जल्दी फिर वो दुनिया से ऊपर चले जाते हैं बाय बाय कह के, है ना। तो चलिए आगे की ओर देखेंगे हम। यहाँ पर जो सीबीआई और उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन की बातें बताई जा रही हैं। तो सीबीआई जो है आपका वो क्या है? प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इट इज एम्प्लॉयड टू इन्वेस्टिगेट वेरियस टाइप ऑफ केसेस रिलेटेड टू क्राइम्स एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो जो क्राइम्स और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होती है वहां पर ये अपनी जांच वगैरह करती है, ठीक है ना। उसके अलावा जिसका जो ओरिजिनेशन है बता रहे हैं, है ना, उत्पत्ति जो बता रहे हैं, वो आपकी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है ना। 1941 में था पहले, और फिर इसको एम्पावर्ड किया गया आपका 1946 के। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद ही मत रखिएगा आप, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। 1946 से पूछा जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके जो चेयरमैन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, 2 साल पहले ये रेगुलर न्यूज में था, ठीक है ना, आपको याद है। द सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर फॉर हुम स्पेशल डायरेक्टर्स और एडिशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन एडिशन कौन कौन रहते हैं इसमें? सीबीआई कंसिस्ट ऑफ सेवरल ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, है, पुलिस सुपरिंटेंडेंट और अदर जो आपके पुलिस पर्सोनल होते हैं। नॉर्मल सी चीजें देख जाइए, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर 3 में डायरेक्टली रख सकते हैं। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के, और रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम। अच्छा बताइए, अब ये किस तरीके की आपको दिखाई दे रही है? ये प्राइमरी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम कहां जा रहे हैं? फिर से वही उन्हीं चीजों, वो तथ्य नहीं बदलेगा,
एक जो टारगेट रहता है उसी को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स को लाया जाता है। आप जिस दिन इन चीजों को ग्रास्प करने लग जाएंगे, आपको योजना जो है बहुत इजी गोइंग हो जाएगी, है ना, इजी गोइंग हो जाएगी। अच्छा योजना, नहीं तो परेशानी होती है यार, हजारों योजना पढ़े कौन सी। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए, सेकेंडरी के लिए, टर्सरी के लिए, स्किल्स के लिए, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ये बाइफरकेट के लिए, साइंस के लिए, आप अलग अलग जो है योजनाओं को पन्ने में लिखिए। और जिस दिन टाइम मिलेगा मुझे, मैं एक बार बताऊंगा भी आप लोगों को कि किस तरीके से नोट्स को मेंटेन किया जाता है, बट थोड़ा सा टाइम परमिट करे उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा। थोड़ा अभी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए नहीं कर पा रहा हूं। मॉडल आंसर वाला भी वीडियो मेरे दिमाग में है पर अभी मैंने डाला नहीं है, ठीक है ना। तो अलॉन्ग विद दिस GIS डिजिटल मैप ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लान हैज बीन रिलीज्ड। इंपॉर्टेंट है, इसके प्रमुख बिंदु बताए जा रहे हैं, है ना। एक जिला एक उत्पाद योजना, क्या है ये? एक जिला एक उत्पाद, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेशलिटी होती है तो भैया उसको लाभ देने के लिए इस तरीके की, एक तरीके की ब्रांडिंग है ये आपकी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट विल हेल्प स्मॉल फूड जो आपके इंटरप्रेन्योर्स हैं वो ताकि स्टैब्लिश कर सके, है ना, उनको स्टैब्लिश किया जा सके, एंड इट विल प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। बताइए हर जगह आपको ये वर्ड मिल रहा है कि नहीं? हर जगह ये वर्ड मिल रहा है आपको कि नहीं? मैंने बोला कि जितनी भी इनिशिएटिव्स है, अब पीछे देखिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसी का तो कंटिन्यूएशन है, हमारे यहाँ। दैट्स इट। मास्टर जो ट्रेनर्स हैं विल बी इंपार्टेड ट्रेनिंग थ्रू ऑनलाइन मोड। इनको ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी? ऑनलाइन मोड में। क्लासरूम लेक्चर्स होंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन होंगे एंड ऑनलाइन कोर्स मटेरियल होगा अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम। इस पूरी चीज को ऐसे ही पढ़ना है, फैक्चुअल चीज है, इसलिए इसको रीड किया जा रहा है ना। एनालिसिस की जरूरत होगी वहां एनालिसिस किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डायरेक्टली जॉट डाउन करके आप लोग कॉर्नर में रखिए। इसके अलावा यहां पर लिखा गया कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है एंड द जो भी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट टू इंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रुप्स। तो ये दो जो आपके इंस्टीट्यूट है इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ भी अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल चीज है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी आपके मास्टर ट्रेनर्स होंगे वो जिला स्तरीय जो आपके ट्रेनर्स होंगे उनको भी ट्रेनिंग वगैरह देंगे, उनको भी ट्रेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी आपके ट्रेनर्स हैं विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द बेनिफिशियरीज, है ना, जो भी लाभार्थी हैं उनको भी वो वहां पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और द ट्रेनिंग टू बी इंपार्टेड अंडर कैपेसिटी बिल्डिंग विल बी इवैल्यूएटेड एंड सर्टिफाइड, जो हम लोग पढ़ रहे थे FICSI, है ना, ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का ये है कि इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। इसमें जो बेनिफिशियरीज की बात की जा रही है, जो लाभार्थी हैं आपके 8 लाख पीपल एसोसिएटेड विद दिस स्कीम, है ना, काफी बड़ी स्कीम हो गई। इसके अलावा इसमें आपके इंक्लूडेड है कौन? फार्मर्स प्रोड्यूसर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा ना, FPO का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज SHGs जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव शेड्यूल ट्राइबल जो भी आपकी ट्राइब कम्युनिटी होती है, उन बेनिफिशियरीज को लाभार्थियों को जो है यहां पर शामिल किया गया है। इसके अलावा दिस विल प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत को ये और स्ट्रेंथन करेगा। तो भैया रिपीटिशन है। उसके बाद जो डिजिटल मैप होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वन प्रोडक्ट प्लान का, ओवरऑल इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द stakeholders associated with that scheme will be obtained simultaneously। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जो माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड कुछ भी आए ना तो आपको कॉर्नर करना चाहिए। मैंने हमेशा बोला एग्रीकल्चर अच्छे से आपने अगर पढ़ लिया तो आपको 100 से 125 नंबर, 150 नंबर, 100 to 130 मार्क्स आपको फैच कराएगा मेंस में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप जिस दिन बोलेंगे मैं डिक्टेट कर दूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको कितने नंबर के आते हैं। पर मेरा एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ इतना नहीं, किसान पढ़ लिए, मैक्रो लेवल पे पढ़ना उसको, ठीक है ना, पूरी बढ़िया तैयारी होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी स्कीम के अंतर्गत बता रहे हैं कि अपग्रेडेशन स्कीम है, इज अ स्कीम प्रमोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, हैज बीन स्टार्टेड अंडर द सेल्फ रिलायंट जो आपकी इंडियन कैंपेन है, ठीक है ना। नॉर्मल सी चीज है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रमोट करेंगे भैया स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को जो वर्किंग है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो है नियर अबाउट जो है 85 से 90% लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी भैया? सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। फिर कोई भी तरीके की उनको जो है श्योरिटी नहीं कि कब तक जो है वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी उनकी स्थिति है तो क्या होगा उनको कि अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आ जाता है उनके घर में तो बेचारे वो और भी ज्यादा कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। तो इन लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, इनको प्रमोट करने की जरूरत है, इनको हेल्प करने की जरूरत है गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 39 BC में क्या है?
जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो किसका काम है? राज्य का काम है, ठीक है ना। नॉर्मल सी ऐसी चीजों को आप यहां पर कनेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर वही लिखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को जो वर्किंग है आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहां सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप मेगा फूड पार्क स्कीम देखें, सप्लाई चेन के लिए जो भी है ना, जो आपका फार्म से लेके कहां तक, मार्केट तक, और फार्म से लेके जो आपका क्या, जो भी आपके रिसर्च और डेवलपमेंट वाले इंस्टीट्यूट हैं, उनसे आपका ज्वाइन करने के लिए जो पूरी सप्लाई चेन है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल वहां पर क्या है, डेफिसिट देखा जाता है, ठीक है ना। उसी संदर्भ में आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। और क्रिएट करना है एक हेल्दी कंपटीशन इन दिस सेक्टर। इन एडिशन टू दिस, फार्मा प्रोड्यूसर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफपीओज हैं, ठीक है ना, और जो भी आपके एसएचजीज हैं, कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स हैं, आर आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस रिलेटेड टू दिस एरिया। करेंगी ना भैया, शामिल है। तो रेपिटेशन, इस तरीके से पैराग्राफ हमको रेपिटेटिव कभी आंसर में नहीं लिखना है, वरना एग्जामिनर समझ जाता है कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये, है ना। पता इसको सब है, लेकिन अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज नहीं। एक ही पॉइंट में 2 लाइन में, देन न्यू पॉइंट होना चाहिए। उसी एक ही पॉइंट को 5 बार लिख देंगे ना, तो वो इरिटेट होकर फिर और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपकी मार्किंग को कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखा गया है, इस स्कीम के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है 10,000 करोड़ हैज बीन मेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बिटवीन 2020-21 से लेकर 2024-25 के लिए। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो न्यूज है हमारी, यहां लक्ष्मी जो विलास बैंक है उसका जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एज एग्जांपल हम इसको जो है यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आरबीआई ने अभी डिसाइड किया है इंपोज करने के लिए 30 डे मॉरेटोरियम ऑन लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड एंड फॉर्मुलेट अ ड्राफ्ट प्लान फॉर द सेम। इसमें जो है अमालगमेशन देखा जा रहा है विथ डीबीएस बैंक इंडिया, जो आपका सब्सिडायरी है सिंगापुर का जो डीबीएस है, हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। नॉर्मल सी चीजें, रेफरेंस है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो जो आपका सेक्शन है 45 सब क्लॉज 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन, जो एक्ट है आपका 1949 का, उसके अंतर्गत आरबीआई ने इंपोज किया है कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस। किस पे? लक्ष्मी विलास बैंक में, जो आपका बेस्ड है चेन्नई में। विड्रावल ऑफ मोर देन 25,000 हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर द 30 डे मॉरेटोरियम इंप्लीमेंटेड बाय द आरबीआई। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि किस धारा के अंतर्गत, मतलब मैं तो बोलूंगा कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, पर देख लेते हैं, न्यूज आई है तो, है ना। कभी नहीं पूछेगा लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाए, कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इसके अलावा रीजन क्या है इसका, तो वो बता रहे हैं। तो आरबीआई ने बोला कि ये जो चेन्नई बेस्ड आपका लक्ष्मी विलास बैंक है, स्टेडीली डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 3 इयर्स विद द बैंक्स नेटवर्थ कॉन्स्टेंटली, है ना, कांस्टेंट रूप से जो है वो उसमें जो है डिक्लिनेशन देखा गया है, इरोड देखा गया है, गिरावट दर्ज की गई, इसलिए ऐसा करने की जरूरत है। दूसरी चीज, दिस बैंक जो है आपका, ये जो बैंक है, द बैंक हैज नॉट बीन एबल टू रेज सफिशिएंट कैपिटल टू एड्रेस दीज इश्यूज। तो भैया बैंक में जो है आपकी, जो बोलते हैं ना हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वहां की गवर्नेंस भी जो है इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है। जो बैंक के अंतर्गत जो आपके उसके अंतर्गत जो भी लोग हैं, है ना, तो वो भी ऐसा काम नहीं कर पा रही कि किसी भी तरीके से जो है सफिशिएंट कैपिटल को वहां पर कैटर कर पाए, है ना। इसलिए जो है आरबीआई इस तरीके की जो है इनिशिएटिव ले रही। इट वाज आल्सो एक्सपीरियंस कांस्टेंट विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट्स एंड लो लेवल्स ऑफ लिक्विडिटी। इसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक ने रिपोर्ट किया कि भैया नेट लॉस इसका इस साल जो है 397 करोड़ है सितंबर क्वार्टर में, जो आपका कब 2010 की बात कर रहे हैं, कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 112 करोड़ इन द जून क्वार्टर, है ना। तो देखिए ऐसा है कि ये जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे से कंपेयर करके बता रहे हैं आप, तो ये देख लीजिएगा कि भैया बहुत ज्यादा जो है शुद्ध घाटा इसमें दर्ज किया गया है, ठीक है ना। और ये जो है आपका आगे की ओर देखेंगे, यहाँ पर जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो आपके एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए, ये है हमारे लिए मेन इशू। बैंकिंग के लिए हमको ये देखने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो, एक तो ये सुनते होंगे आप लोग, एनपीए सुनते होंगे, है ना, जो बैलेंस शीट आपकी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आप लोग देखते होंगे कि कॉर्पोरेट्स भी घाटे में है, बैंकिंग भी जो आपका सेक्टर है वो भी घाटे में, तो दोनों घाटे में है ना। तो एनपीएस वगैरह जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सिस्टम से लेके जो आपका इश्यूज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहे हैं एनपीओ भी जो है आपका खड़ा है अभी 25.4%। आप देखिए मतलब टोटल का मतलब 25-26% एनपीए हो गया इनका, ठीक है ना, जो आपको बताया जा रहा है जून 2020 तक, और उसको कंपेयर कर रहे हैं 17.3 ईयर अर्लियर। तो भैया ये तो कोरोना है, उसके पहले क्या था कि आपका इतना एनपीए बढ़ता चला जा रहा था। एनपीए गरीब आदमी अगर लोन लेने जाए तो बिना किसी चीज के दे देंगे लोन, ये विजय माल्या को ही देते हैं, ठीक है ना। और विजय माल्या हो चाहे पीएनबी वाले वो महाराज हो,
है ना। ये इतनी आसानी से इतना बड़ा घोटाला होता नहीं है, इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म है, इसमें पॉलिटिशियन भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, और इनके बैंक के खुद के लोग भी सम्मिलित होते हैं। चंदा कोचर इन लोग का नाम आ गया ना सामने, आप देख रहे हैं ना चीजों को। हाँ, तो वो चीजें हैं यहाँ पर, हम बहुत नॉर्मली ले लेते हैं। अरे निकल गया, कैसे ले लिए भैया 1000 करोड़ रुपए का आप ब्याज, मतलब लोन कैसे ले लिया आप लोग हैं? 10 रुपए का लोन लेने जाए हम लोग, घर का कागज रखवा लेंगे आप मतलब बैंक में, भला आप निकलवा के देखिए, 10 चीजें होंगी, इनकी फॉर्मेलिटीज बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाती, किसी को पता ही नहीं चलता है। हाँ ठीक है, तो मर्जर प्रपोजल यहां पर किया गया है, ठीक है ना। तो द मर्जर प्रपोजल केम फ्रॉम AION बैक्ड क्लिक जो आपका कैपिटल है, बट वाज नॉट डिस्कस्ड। द बैंक वाज प्रीवियसली वूड बाय श्री जो आपकी क्या है SREI कैपिटल है। इट ऑलमोस्ट टाइड अप विथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी भी कंडीशन खराब है पर फिर भी ये आया। बट द RBI ऑब्जेक्टेड टू द मर्जर प्रपोजल। देखिए ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, किस किस के साथ मर्जर की कोशिश की गई, नहीं की गई, क्यों की गई, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर RBI ने ये भी बोला है, सबमिट किया है एक ड्राफ्ट प्रपोजल मर्जर के लिए लक्ष्मी विलास बैंक विथ DBS बैंक जो है आपका इंडिया का, जो सब्सिडायरी है आपका DBS बैंक लिमिटेड का। RBI ने क्लियरली बोला भी है यहां पर कि जो भी डिपॉजिटर्स हैं बैंक के विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आश्वस्त किया भैया आप लोग परेशान मत हो, जो भी आपके पैसे इसे जमा है आपके मिल जाएंगे, एंड द रिजर्व बैंक विल फुल्ली प्रोटेक्टेड देयर इंटरेस्ट। तो आप ही का काम है, आप ही करेंगे ही। RBI करता क्या, यही तो करेगा ना, देश की हम लोग पैसे जमा कर दिए, बैंक डूब गया वहां पर, तो कौन देखेगा भैया है? रोज ही बैंक को कंपनीज बंद हो रही है इंडिया में। ये दिखाते हैं इस तरीके से। मैंने तो यहां तक प्रैक्टिकली दिखाया कि 2 मॉल के मालिक हैं, एक मॉल में उन्होंने बता दिया कि हम कर्जे में हैं और अब इसको जो है हमको इंसॉल्वेंसी में डाल दो भैया, हम नहीं पे कर पाएंगे, और उसी के आधा किलोमीटर दूर में दूसरा मॉल चल रहा है। प्रैक्टिकली मैंने आंखों से देखा है। कैसे हो सकता है ये? गवर्नमेंट को नहीं दिखता, सब दिखता है, सब दिखता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द RBI आफ्टर द मर्जर ऑफ DBS बैंक ऑफ इंडिया एंड लक्ष्मी विलास बैंक, द कंबाइंड बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ द 2 बैंक्स विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। दोनों को जोड़ देंगे तो भैया दोनों की बैलेंस शीट जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या गलत हुआ, क्या रॉन्ग हुआ इस सेक्टर में, वो बताना चाह रहे हैं। द फॉल ऑफ IL एंड जो आपका FS है, जो बता रहे हैं आपके कि पतन ने क्या किया कि इन 2018 सेटअप अ चेन रिएक्शन इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो भैया बोल रहे हैं चेन रिएक्शन, उसी को डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं, लीडिंग टू लिक्विडिटी इश्यूज एंड डिफॉल्ट्स। दूसरी चीज, पंजाब और जो महाराष्ट्र की बात करें वहां पे जो कोऑपरेटिव जो बैंक है, जो बैंक है, वाज हिट बाय अ स्मॉल जो आपके क्या है लोन स्कैम इन्वॉल्विंग HDIL प्रोमोटर्स एंड द बैंक इज एट टू गेट बेल, है ना। नॉर्मल सी चीजें हैं, इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं वो आप देख जाइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपके लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ RBI की जो कार्यवाही थी उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ के जो बेनिफिशियरीज थे, है ना। तो उन्होंने उसी के अंतर्गत यहाँ पर क्या किया है, वाज एक्सपेक्टेड दैट शेयर होल्डर्स हैड रिसेंटली वोटेड अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 डायरेक्टर्स ऑफ देयर बोर्ड, ठीक है ना। और डिपॉजिटर्स और फाइनेंशियल सिस्टम सेफ है या नहीं है, इसके बारे में जो है बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। तो RBI ने इंपोज किया है कैप, आप लोगों को शुरू में ही ये हम लोगों ने पढ़ा कि 25,000 का जो विड्रावल है उसके अंतर्गत कैप लगाया है, विच हैज एश्योर्ड बैंक डिपॉजिटर्स फॉर देयर इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। तो उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। उसके अलावा जो सेफ्टी नेट है स्मॉल डिपॉजिटर्स की, तो उसको जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अ सब्सिडायरी ऑफ RBI विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर अप टू ₹5 लाख इन बैंक। ये 2 साल पहले भी न्यूज में था, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है ना, जो ये स्पेसिफिक पॉइंट है। इसके बाद RBI और गवर्नमेंट जो है हैव ऑफन एश्योर्ड दैट द फाइनेंशियल सिस्टम इज सेफ एंड साउंड बट फेल्यूर्स हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट डिपॉजिटर्स ट्रस्ट, है ना। तो भैया सब ठीक है, मेजर लेके ठीक कर देंगे, लेकिन जो अगर अभी नहीं लिया गया तो फिर जो भी जमा करता है बेचारे, उनका जो है हित जो है वहां पर नकारात्मक रूप से जो है वहां पर प्रभावित हो सकता है। ऐसा जो है प्रभावित करने की क्षमता जरूर है ना, लेकिन जो है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। ये RBI का काम है, तो RBI इस टाइप से यहां पर दिखाई दे रहा है क्या RBI के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर वही चीज आ गई एपिडेमिक और बैंकिंग सेक्टर को लेकर। तो भैया एपिडेमिक के कारण पूरे बैंकिंग सेक्टर में लगातार NPAs बढ़ रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है, तो बेचारे रीपे कैसे करेंगे। और लेकिन आप ये समझिए कि ये बढ़ी नहीं, ये पहले कौन सी एपिडेमिक थी जो आप लोगों के यहाँ इतना ज्यादा NPA बढ़ा हुआ है, उस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है ना। तो द बैंकिंग सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज NPAs एज द एपिडेमिक अफेक्ट द कैश फ्लोज ऑफ पीपल एंड कंपनीज। अच्छा ये बताइए, इतनी NPA की दिक्कत है, सारे बैंक जो इतने नुकसान में, हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के ऊपर है, इस चीज को आप लोगों ने सोचा
इस चीज को सोचे आप, कितना करप्शन है, क्यों वहां पर इतना ऊपर मार्केट खड़ा हुआ है? बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी देखिए आप लोग, है ना, मतलब नॉर्मल सी आप चीज देखिए, न्यूज सुनिए, हमारा इंडिया मार्केट में सबसे ज्यादा जो है वो दिया है, रिटर्न दिया है। जब से आपका मार्च में लॉकडाउन हुआ तब से लेके अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला हमारा भारत देश है। ये आप समझ रहे हैं? दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे यहाँ। ये बोल रहे हैं बैंक में हमारा एनपीए बढ़ रहा है, हमारी बैलेंस शीट खराब है, लेकिन आपकी प्राइसिंग लगातार बढ़ती जा रही है। रिलायंस देखिए आप 800-900 रुपए से लेके 3 गुना कर दिया उन लोगों ने अपनी कंपनीज को। क्या उसने राइट इशू वगैरह जारी करके, चलिए वो टेक्निकल चीजें हैं, बाद में कभी बात करेंगे उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एपिडेमिक के कारण जो है बहुत ज्यादा जो एनपीए जो है वहां पर बढ़ रहा है, लोगों का जो आपका लोन का रीपेमेंट था वो नहीं आ पा रहा है, कंपनीज का भी नहीं आ पा रहा, उससे जो है बैंक में जो है वहां नकदी प्रवाह को जो है वहां पर प्रभावित कर रहा है, उसको कैश इनफ्लो को। हालांकि ये जो आपका क्षेत्र है यहां पर जो उस पर इफेक्ट पड़े हैं उसके अलग अलग आधार हैं, क्योंकि जैसे रेवेन्यू के मतलब रेवेन्यू के संदर्भ में देखेंगे, रेफरेंस में देखेंगे तो जो आपका फार्मास्यूटिकल से और आईटी जो आपके सेक्टर है उनको लाभ हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एनपीएज आर लेस लाइकली टू ग्रो इन कैश रिच सेक्टर्स लाइक आईटी जो है आपका, फार्मास्यूटिकल्स है, एफएमसीजी है, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंपेयर टू सेक्टर सच एज हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एविएशन एंड अदर सर्विसेज, है ना। नॉर्मल सी चीजें देख जाइएगा, ये आप रेगुलर देख रहे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट दिया गया है कि जो आपका कंपनीज जो है आपकी ये इस एपिडेमिक के कारण जो है आपकी फेस कर रही स्ट्रेस इन एरिया सच एज रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रोड एंड टेक्सटाइल ड्यू टू द एपिडेमिक। एनबीएफसीज जो है आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी आपकी कॉर्पोरेशन है, पावर, स्टील, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन वर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस व्हेन द एपिडेमिक स्टार्टेड। तो देख लीजिएगा हमारे यहाँ चीजों का रेट कहीं कम नहीं हुआ, लोगों ने निपटा दिया। जैसे लॉकडाउन हुआ 50 रुपए की चीज 200 रुपए में बेची, हम लोगों ने खुद खरीदा है ना। तो हमारे यहाँ बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ आपस वाले ही निपटा देता है ना। भारत में किराने की दुकान वाला उसने देखा अच्छा कल से लॉकडाउन है, अरे भैया 70 रुपए की दाल 200 रुपए में देंगे। 2 दिन बाद गवर्नमेंट ने बोला गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अरे तो कहां प्रोवाइड कर रहे हो यार इतनी फंडिंग लेके? हाँ, कहां प्रोवाइड कर रहे हो? सब कागजों में है, आप इंप्लीमेंटेशन में देखेंगे ना 5% 10% प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। और किसी सरकार विशेष से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई सब, कोई भी अलग अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज, आप लोगों से निवेदन है ना। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे एनडीए से मतलब है, ना मुझे कांग्रेस से, ना किसी बहुजन से, ना किसी सीपीआई से। मेरे लिए पद मायने रखता है, प्रधानमंत्री पद, राष्ट्रपति पद, चीफ मिनिस्टर पद, दैट्स इट। उस पद से मतलब है मुझे, व्यक्तित्व से मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। पद की गरिमा है, व्यक्ति की नहीं है। पद की प्रतिष्ठा है, व्यक्ति की नहीं है। इस चीज को जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे तो आपस में लट्ठे चलाना बंद कर देंगे। हम इसको देखते हैं, हम इसको देखते हैं, अरे बंद करो यार। घर में तो माँ बाप के लिए कर नहीं पा रहा आदमी, उनके लिए लड़ते हैं, बाहर नेता के लिए लड़ रहे हैं जिसको पता ही नहीं है, और वो बैठ के आपस में डिनर कर रहे हैं जो यहाँ एक दूसरे को गाली देते हैं बाहर, है ना। नाम नहीं लूंगा मैं, ना मुझे किसी को पॉइंट आउट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कॉर्ड, जो आपका ब्लड बैंकिंग है उसके बारे में है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल वगैरह आप लोग सुनते होंगे, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते होंगे पेपर 3 में, साइंस एंड टेक में डायरेक्टली ये आपका लिंक्ड होगा। और ऐसी कोई भी न्यूज आए तो आप जो है कुछ पॉइंट्स में फैक्चुअल, देखिए इसमें बहुत एनालिसिस की जरूरत नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल चीजें पूछी जाती है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट डोमेन है आपके लिए। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि इसका रेफरेंस दरअसल क्या है, लाइफ सेल जो है आपकी, उसके द्वारा 2017 में एक इनिशिएटिव लिया गया, उसके द्वारा जो भी आपका स्टेम सेल बैंकिंग है इनिशिएटिव के अंतर्गत कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग, क्या कम्युनिटी कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के द्वारा ए प्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित जो लोग हैं, है ना, जैसे नासिक है, महाराष्ट्र की एक जो है 7 जो आपकी ईयर्स की एक बच्ची है, उसकी जान बचाने में सहायता मिली, इसलिए ये आपका न्यूज में है। क्या सामुदायिक कार्ड जो आपका ब्लड बैंकिंग सिस्टम है उसके द्वारा ए प्लास्टिक एनीमिया से एक जो है बच्ची वो पीड़ित थी, है ना, महाराष्ट्र की है वो बेचारी, तो उनको जो है उनकी जान सफलतापूर्वक बचाई गई है, इसलिए ये न्यूज में आ गया। अब ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है क्या, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि कॉर्ड जो आपका ब्लड है वो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जो आपका गर्भनाल रक्त होता है, क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, फ्रीजिंग एंड स्टोरिंग द ब्लड लेफ्ट इन द बेबीज प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। ओके,
तो जिसको इसी को जो है गर्भनाल जो रखते हैं आपका, उसी को जो है कॉर्ड ब्लड बोला जाता है। जन्म के पश्चात जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड होती है और प्लेसेंटा, उसमें जो बचा हुआ ब्लड होता है उसी को बोला जाता है ये, ठीक है ना। तो ये यहां पर क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड ब्लड बैंकिंग, वो क्या है आपकी ब्लड बैंकिंग क्या है। तो भैया जब प्रसव होता है तो प्रोसेस जो होती है कलेक्ट करने की किसको, क्रायोजेनिकली रेफ्रिजरेट, क्रायोजेनिक का मतलब समझ में आ गया, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर, क्रायोजेनिक जहां पर भी लिखा रहता है। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया क्रायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर जैसे ही आपने देखा तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत ठंडा एरिया है ये आपका, है ना, बहुत ठंडा एरिया। अगर आपने मिसाइल के संदर्भ में देखा, एटिमोलॉजी में बोलता हूं, बहुत सारी चीजें एटिमोलॉजी से पकड़ में आ जाती है ना। तो क्रायोजेनिकली मतलब बहुत ज्यादा मतलब लोअर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेट करके एंड स्टोरिंग द रिमेनिंग ब्लड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। एज इट इज, इसको ऐसे ही देख जाइएगा, है ना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये किया क्यों जाता है, ये जो आपका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग है वो क्यों किया जाता है वो बताया जा रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए, द ब्लड प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल, क्यों, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिनको बोला जाता है स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, एक सेल के द्वारा जो है पूरा का पूरा जो है दूसरे जो सेल की उत्पत्ति देखी जाती है ना। तो जनित जो है एक तरीके की, उसको क्या बोला जाता है, मूल कोशिकाएं बोला जा सकता है, ठीक है ना। दीज सेल्स कैन ग्रो एज ब्लड सेल्स विच फाइट इन्फेक्शन, कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी एंड हेल्प टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स, ठीक है ना। इसमें कुछ भी जो है ऐसा नहीं है कि जो अलग से मतलब हमको यहाँ एनालिसिस करने की जरूरत है, इसको एज इट इज जो है आप अपने पास रख सकते हैं, नोट डाउन करके। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लक्ष्मी विलास बैंक का जो है कहानी वानी नहीं देखना हमको, नॉर्मल देख लेना किस तरीके के स्ट्रेस जो है हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार दिखाई दे रहे हैं, है ना। मोर और लेस सब जगह जो है एक ही जैसे रीजन है। पॉसिबल यूजेस ऑफ कॉर्ड, जो आपके ब्लड है उसके यूजेस के बारे में बता रहे हैं। तो भैया इसकी जो स्टेम सेल होती है हैव बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिफरेंट डिसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। दीज डिसीज इंक्लूडेड, तो ल्यूकेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब ये घातक बीमारी, उसके अलावा इम्यूनिटी डिक्रीज, है ना, जो आपका सिकल जो सेल एनीमिया है ना, अप्लास्टिक एनीमिया है, रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक जो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया है ना, ब्लड कैंसर है सच एज ल्यूकेमिया एंड जो आपका लिम्फोमा है ना। तो इस तरीके की जो आपकी दुर्लभ बीमारियां हैं उनका इलाज इससे किया जा सकता है। कार्ड ब्लड जो आपका स्टेम सेल्स है आर हाईली अनलाइकली टू स्प्रेड एनी जो भी आपकी इंफेक्शियस डिसीज होती है। इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है ना। तो लास्ट कुछ डिकेड में देखा गया है कि जो स्टेम सेल बैंकिंग है उसकी मार्केटिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो जबकि पहले जो है ये अपने प्रैक्टिकल जो फेजेस से गुजर रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि कोशिकाओं को जो आपके कंजर्व करने के नाम पर कंपनियां जो है पेरेंट से बहुत ज्यादा जो है वहां पर प्राइस ले रही है। आप समझ रहे हैं, मोनोपोली बना रहे हैं। अब भैया आप इसको जो है एक तरीके से आप प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है, लेकिन यार उसको इतना मत कर दो कि उसकी अवेलेबिलिटी वायबिलिटी खत्म हो जाए, नॉर्मल लोग उसको अवेल ना कर पाए, तो फिर वही बात हो जाएगी कि रईस लोग उसको कर पाएंगे, गरीब बेचारे कर नहीं पाएंगे, है ना। तो एक ये कंसर्न है। दूसरी चीज जो मार्केटिंग है वो आपकी वही बताया जा रहा है यहाँ पर दूसरे पॉइंट है। पहले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि द कंपनीज कॉन्सर्न कन्विंस पेरेंट्स टू बैंक द सेल्स फॉर मैनी ईयर्स प्रॉमिसिंग फ्यूचर थेरापेटिक यूज थ्रू इमोशनल मार्केटिंग, है ना। तो इमोशनल मार्केटिंग करके जो है इमोशनल एस्पेक्ट देके भी उनका शोषण करते हैं ये लोग, ठीक है ना, और कई वर्षों तक जो है उनको कन्विंस वगैरह करते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा शुल्क वगैरह वहां पर मांग कर रहे हैं लगातार, है ना, कोशिकाओं को संरक्षित करने के नाम पर। तो ये गलत है। इसके अलावा दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न बोथ मोरली एंड सोशली। अब आ गया फोर्थ पेपर का डोमेन आपका, एज नो साइंटिफिक बेसिस इज एट अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूज ऑफ कॉर्ड ब्लड, है ना। ये फोर्थ जो आपका पेपर है उससे रिलेटेड आपका इशू हो गया। इस तरीके से एग्जांपल भी निकाल लें हम लोगों को आंसर के लिए, और ये जो एग्जांपल है ना एक दो दिन में जो है वो नहीं रेडी होते, रेडीमेड मटेरियल से रेगुलर अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, आपके आंसर में जो टॉपिक्स आएंगे, जो एग्जाम्पल, वो लोगों से हटके आएंगे। क्योंकि बाकी तो जो लास्ट में आती है ना मैगजीन, आप लोगों को सबका नाम पता होगा, मैं नहीं बोलूंगा, तो सब लोग वही दिखाई देंगे आपको मेंस के बाहर में लिए हुए, लेकिन वही बात है सबका नहीं होता है। तो ये सोचने की जरूरत है, सब पढ़ वही किताब रहे हैं, पढ़ के वही जाते हैं, सबको वही पता है, लेकिन फिर क्यों कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों का नहीं होता, हमको वहां पर काम करना है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला जो हमारा यहाँ पर एमसीक्यू है आज का, वहां पर स्टेटमेंट दिए गए सफाई मित्रा जो सिक्योरिटी चैलेंज है उनके बारे में बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये, इसका पर्पस क्या है, तो बता रहे हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं आपके, इज टू प्रिवेंट हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स एंड टू प्रमोट देयर मशीन क्लीनिनेस। ये बहुत बड़ा इशू है ना, ये बहुत बड़ा
इशू है और आप लोगों को रेगुलर पता भी होगा, विल्सन वेजवाड़ा करके नाम था, उनको जो है इसमें पुरस्कार वगैरह भी मिला था। साउथ में आप देखते हैं कि अभी भी जो है इस तरीके की चीज़ें हैं। देखिए सेप्टिक टैंक में उतर के मैनुअली उसको काम करना, आप लोग समझ रहे हैं कि कितनी परेशानी, बहुत भीषण रोग होता है। मैंने देखा है अपनी लाइफ में लोगों को ऐसा काम करते हुए, और मैं मानता हूँ कि दुनिया में जो सबसे बड़ा काम है ये सफाई वाले बेचारे करते हैं। हम लोग उनको जो है बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। यही हमारी जो है नैतिकता शो करता है। वहां पर कोई बड़ा ऑफिसर होता है तो हम उसको बिल्कुल ऐसा हाथ जोड़ के, क्योंकि डर है आपके अंदर, आप उससे लड़ नहीं सकते ना, इसलिए आपकी नैतिकता वो नैतिकता नहीं है, दिखावटी नैतिकता है ना। अगर आपके अंदर सम्मान है तो ऐसे आदमियों को सम्मान दीजिए ना भाई। हाँ बेचारे वो 2 दिन काम करना बंद कर देना, आप देख लीजिए सीवर रीवर के काम करने, हम लोग कर नहीं पाएंगे, मौत हो जाएगी, इतनी गंदगी हो जाएगी, बेचारे वो अपनी जिंदगी खतरे में डाल के वैसा काम करते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोल देते हैं कि यार वो तो ड्रंक है, कैसे करेगा यार काम, उसकी स्थिति समझो, उसको इसी को बोलते हैं कि एम्पैथी, उसके करेक्टर में इन्वॉल्व होकर आप उसकी समस्या को देखेंगे ना, तब आपको लगेगा। हम तो खुद तैयारी कर रहे हैं, बाहर खेलने नहीं गए, लोगों के साथ पार्टी नहीं की, तो हम बताते हैं बहुत बड़ा त्याग किया हमने भैया, पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया हमने, बाप रे इतना त्याग किया कि जिसकी हद नहीं है ना। हर कोई यही शो करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इसके अंदर 243 सिटीज को, है ना, मतलब चैलेंज किया गया टू स्विच टू जो भी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग है ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स बाय 30 अप्रैल 2021। बहुत जरूरी है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय जो है कार्य होगा हमारी सरकार का, है ना। उसके अलावा ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्यों करेगा भैया, शहरी और आवास जो आपका मंत्रालय वो क्या करेगा फिर, तो तीसरा वाला गलत है आपका। बाकी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 1 और 2 ओनली, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका 5 आईज से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि ये आपका इंटेलिजेंस जो आपका अलायंस है कंसिस्टिंग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और इंडिया। इंडिया नहीं है इसमें, ठीक है, यूके है इसमें और यूएसए भी है इसमें, इंडिया नहीं है, ये यहां से गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा जो है इट स्टार्टेड इन द ईयर 1946, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है इसमें कंट्रीज जो है आपकी जो पार्टीज है टू द मल्टीलैटरल यूके यूएसए एग्रीमेंट, द यूके यूएसए एग्रीमेंट इज अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट टू सपोर्ट सिग्नल जो आपकी इंटेलिजेंस होती है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। इसका आंसर आपका 2 और 3 ओनली हो जाएगा जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका विलो वॉबलर से रिलेटेड है, विलो वॉबलर से रिलेटेड है, उसके बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड्स दैट ब्रीड थ्रू आउट नदर्न एंड टेम्परेट जो आपका यूरोप है, एंड द पैली आर्कटिक जो आपका रीजन है, पहले जो आपका आर्कटिक रीजन, बिल्कुल फैक्चुअल चीज है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये, रिसेंटली इट हैज बीन सीन इन तिरुवनंतपुरम में केरला फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। जो हमारे यहाँ कोई पहली बार इस तरीके की जो आपकी माइग्रेटरी या प्रवास करने वाले पक्षी वगैरह आते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये ब्रीड जो हमारे लिए, ये प्रजाति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन करके किनारे कर सकते हैं एनवायरमेंट में। दूसरा बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये, केरला से जो वॉबलर की जो 17 प्रजातियां मिलने की पुष्टि की गई है अभी तक। विलो जो वॉबलर है केरल में दर्ज की जाने वाली 18वीं प्रजाति है और 533वां पक्षी है। ये सब नहीं याद करना है कौन सा नंबर प्रजाति है, कौन सा नंबर का, इस तरीके के फैक्ट्स को मैं इग्नोर करता हूं। एक साढ़े फैक्ट के लिए आप 20 कंसेप्ट को भुला देंगे। दिमाग की अपनी क्षमता होती है साल भर कैरी करना है। आज पढ़ लिए खुश होगा, वाह क्या फैक्ट पढ़ा, अरे भैया साल भर यूज होगा कि नहीं होगा पता है क्या। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम जो है वहां पर क्या करें, वहां पर हमारे दिमाग में उसको हम मतलब स्थायी रूप से रखें। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा खाना खा लिए पचा नहीं तो मतलब नहीं है। मेरा मानना है कम खाओ, अच्छा खाओ, पच जाए, जो पच जाए उससे जो प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट जो भी शक्ति मिल रही है उसको हम यूटिलाइज कर पाए, है ना। बड़ बड़ बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये छठ पूजा से रिलेटेड है भैया। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू माई स्टैम्प ऑन छठ पूजा, उसके बारे में बताना है कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि नवंबर जो है आपका 19 2020 उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इशूड माई स्टाम्प ऑन छठ पूजा, है ना, पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये माई स्टाम्प जो है आपका इज एन जो भी आपका इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट भी। तीसरा ये, ऑन दिस ओकेजन आई स्पेशल कवर ऑन द टॉपिक जो है छठ जो है आपका अ सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड क्लीनिनेस वाज आल्सो रिलीज्ड। तो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, देख जाइएगा, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा जो आपका डी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।